हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CIT एंट्रेंस एग्जाम, उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 15 क्लास है। इससे पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं, जिससे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख पाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और ये एग्ज़ाम के बाद मतलब 8 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम है उसके बाद आपको CITS से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाएगी। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कॉलेजेस के बारे में जानकारी दी जाएगी, सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है टेम्परेरी हेयर कलर, मतलब यहाँ पर अस्थाई हेयर कलर क्या होता है, क्या करता है, अस्थाई हेयर कलर में क्या करते हैं। ऑप्शन है आपके कोट्स द क्यूटिकल्स, यानी जो उपचर्म है उसकी कोटिंग करते हैं टेम्परेरी हेयर कलर में, या फिर रिक्वायर्स अ पैच टेस्ट, यानी एक पैच टेस्ट की जांच की आवश्यकता होती है इसमें, या फिर एंटर्स द कॉर्टेक्स, यानी बाह्य त्वचा में प्रवेश करता है, या फिर यूजेस टी, यानी चाय का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेरी हेयर कलर में। तो अस्थाई हेयर कलर में क्या होता है, कोट्स द क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स की कोटिंग की जाती है, उपचर्म की कोटिंग की जाती है, जो कि ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। ये आपका 2 से 3 हफ्ते में ये हेयर कलर छूट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द हेयर टेक्सचर लाइकली टू टेक लॉन्गर टू प्रोसेस इन, यानी किस प्रकार के बालों को तैयार होने में अधिक समय लगने की संभावना होती है। ऑप्शन से आपके मीडियम हेयर यानी मध्यम बाल, थिन हेयर जो पतले बाल होते हैं उनको, कोर्स हेयर यानी घने बाल, या फिर सिल्की हेयर रेशमी बाल। तो किस प्रकार के बालों को तैयार होने में अधिक समय लगता है, तैयार होने का मतलब है बढ़ने में, या फिर ठीक है बढ़ने में किन बालों को अधिक समय लगता है। ऑप्शंस आपने देख लिया, क्या हो जाएगा आंसर आपके घने बाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, घने बाल तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेयर लाइटनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग, और यानी बालों की लाइटनिंग को ब्लीचिंग कहते हैं, और क्या कहते हैं एक नाम। ऑप्शन है आपके अनकलरिंग यानी बेरंग, प्री सॉफ्टनिंग, या फिर डी कलराइजिंग, या फिर हार्डनिंग। तो बालों की लाइटनिंग को ब्लीचिंग कहते हैं और एक नाम इसका क्या है, डी कलराइजिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। डी कलराइजिंग के माध्यम से आपके बालों में जो कलर किया गया है उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग अ हेयर कलर सर्विस इज टू आइडेंटिफाई, यानी हेयर कलर सर्विस के लिए पहला स्टेप पहचान करना है, क्या करना है। ऑप्शन से आपके द नेचुरल ग्रोथ पैटर्न, यानी प्राकृतिक विकास पैटर्न, या फिर नेचुरल लेवल्स, प्राकृतिक स्तर को देखेंगे, नेचुरल टोन्स, या जो आपका न्यूट्रल टोन को देखेंगे बालों की, या फिर इंटेंसिटी टोन को देखेंगे। तो हेयर कलर सर्विस के लिए पहला स्टेप की पहचान कैसे करते हैं। ऑप्शंस आपने देख लिया, नेचुरल लेवल की जांच करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट्स एंड लाइटनर्स कंटेन्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन, यानी सभी परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट्स और लाइटनर्स एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक क्या है। ऑप्शन है आपके न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है, डेवलपर एजेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, या फिर एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, या फिर बूस्टर एजेंट हैं। तो क्या है आपका जो परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट्स और लाइटनर्स होते हैं वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, एल्कलाइजिंग सामग्री होती हैं। इन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट्स दो का कॉम्बिनेशन होता है आपका हेयर कलर प्रोडक्ट्स या फिर और लाइटनर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ लॉन्ग शुड यू वेट बिटवीन कलरिंग, यानी आपको कब तक अगली बार बालों को रंगने का इंतज़ार करना चाहिए। यानी जब आप रेगुलर बेस पर अपना हेयर कलर करते हैं
तो एक बार कलर करने के बाद दूसरी बार, जो ये टेम्परेरी कलर की बात हो रही है, एक बार आपने कलर कर लिया, फिर दूसरा कलर आप कब करेंगे, इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए। ऑप्शन से आपके कम से कम 1 सप्ताह का यानी एटलीस्ट 1 वीक का होना चाहिए, एटलीस्ट 2 वीक्स का होना चाहिए यानी कम से कम 2 सप्ताह का, या फिर कम से कम 3 सप्ताह का, या फिर कम से कम 4 सप्ताह का आपके पास गैप होना चाहिए एक बार कलर करने के बाद दूसरी बार कलर करने के लिए। तो यहाँ पर कम से कम 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सीधे सीधे यहाँ पर 1.5 महीने का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेमी परमानेंट कलर, यानी सेमी परमानेंट कलर में क्या होता है। ऑप्शन से आपके विल फेड विथआउट अ लाइन ऑफ डिमार्केशंस, यानी सीमांकन के बिना फीका हो जाएगा। इज़ ओनली यूज्ड विथ अ प्री लाइटनर, यानी केवल प्री लाइटनर के साथ उपयोग किया जाता है सेमी परमानेंट कलर। या फिर रिक्वायर्स अ बेस, यानी एक आधार की आवश्यकता होती है सेमी परमानेंट कलर में। या फिर रिक्वायर्स सॉफ्टनिंग, यानी सॉफ्टनिंग की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है सेमी परमानेंट कलर में, सीमांकन के बिना फीका हो जाता है आपका सेमी परमानेंट कलर, यानी विल फेड विथआउट अ लाइन ऑफ डिमार्केशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ यूनिफॉर्म लेयर्ड हेयर कट ऑल द हेयर इज, यानी एक समान लेयर वाले हेयर कट में सभी बालों को क्या करते हैं, कैसे काटे जाते हैं। ऑप्शंस हैं आपके कट एट द सेम लेंथ, यानी समान लंबाई में काटा जाता है। या फिर कट विथ अ पेरीमीटर गाइडलाइन, यानी एक परिधि गाइडलाइन के साथ काटा जाता है। या एलिवेटेड टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री तक ऊंचा किया जाता है। या फिर एलिवेटेड टू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री तक ऊंचा किया जाता है। तो एक समान लेयर वाले हेयर कट में सभी बालों को कैसे कट किया जाता है, एक कट एट द सेम लेंथ, एक समान लेंथ में काटा जाता है, ठीक है, सेम लेयर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन यूजिंग अ बार्बर कॉम्ब ड्यूरिंग हेयर कट द नैरो एंड इज यूज टू अलाउ द, यानी बाल कटवाने के दौरान नाई की कंघी का उपयोग करते समय संकरे छोर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। क्यों दी जाती है। ऑप्शंस आपके सेक्शनिंग ऑफ द हेयर, यानी बालों की सेक्शनिंग करने के लिए। सी एस टू गेट वेरी क्लोज टू द हेड, यानी कैंची को सिर के बहुत पास जाने के लिए। या फिर सी एस टू स्टे स्ट्रेट, यानी कैंची को सीधा रखने के लिए। या फिर सेक्शनिंग भी स्मूथ, यानी सेक्शन को उलझन रहित रखने के लिए। तो बाल कटवाने के दौरान जो आपकी कंघी होती है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपका अगले सिरे पर दांते होते हैं और पिछले सिरे पर क्या होता है, काफ़ी संकरा होता है। तो उसकी अनुमति कब दी जाती है, उसका यूज कब किया जाता है। शी हैज़ टू गेट वेरी क्लोज टू द हेड, यानी कैंची को सिरे के बहुत पास रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आपने देखा होगा हेयर कट करते समय कंघी लगा के फिर उसके बाद सीजरिंग की जाती है, यानी कैंची चलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ हेयर कट डिज़ाइन लाइन्स दैट आर अ प्रोपोर्शनेट आर इन इस्टेब्लिश्ड बाई यूजिंग, यानी हेयर कट में डिज़ाइन लाइन जो आनुपातिक होती है उन्हें उपयोग करके स्थापित किया जाता है। कहाँ पे। ऑप्शन से आपके रेफरेंस पॉइंट पर, यानी संदर्भ बिंदु पर। एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ऊंचाई के कोण पर। या फिर कटिंग लाइंस का जो कटिंग लाइन होती है उस पर। या फिर सब सेक्शंस पर, उपखंड पर। तो हेयर कट में डिज़ाइन लाइन जो अनुपातिक होती हैं उन्हें उपयोग करके स्थापित किया जाता है। कहाँ पर। रेफरेंस पॉइंट पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ गाइडलाइन दैट डज नॉट मूव एज द हेयर कट प्रोग्रेस इज कॉल्ड, यानी एक दिशा निर्देश जो हेयर कट के आगे बढ़ने के साथ प्रगति नहीं करता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ट्रैवलिंग गाइडलाइन, यानी यात्रा की गाइडलाइन। इंटीरियर गाइडलाइन, यानी आंतरिक दिशा निर्देश। या फिर फर्स्ट गाइडलाइन, पहला दिशा निर्देश। या फिर स्टेशनरी गाइडलाइन, स्थिर दिशा निर्देश। तो एक दिशा निर्देश जो हेयर कट के आगे बढ़ने के साथ प्रगति नहीं करता है उसे कहा जाता है क्या। स्टेशनरी गाइडलाइन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर व्हाट कंडीशन शुड ऑयल बेस्ड मेकअप बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ वाटर बेस्ड मेकअप, यानी पानी आधारित मेकअप के बजाय तेल आधारित मेकअप का उपयोग किन स्थितियों में किया जाना चाहिए।
ऑप्शन है आपके इट समवन हैज़ एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, यानी अगर किसी की त्वचा बेहद सूखी होती है तब हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर व्हेन अप्लाई मेकअप फॉर समवन अपीयरिंग ऑन टीवी और फिल्म, यानी जब टीवी या फिल्म में दिखाई देने वाले किसी व्यक्ति के लिए आप मेकअप कर रहे हैं, या फिर इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स यानी नम जलवायु में, या फिर ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो पानी आधारित जो आपका लिक्विड बेस्ड मेकअप होता है के बजाय तेल आधारित मेकअप का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए? सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है ऑयल बेस्ड मेकअप। तो यहाँ पर कब होता है? इट हैज़ एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, जब किसी व्यक्ति की जो त्वचा है वो बेहद ड्राई है, बहुत ही सूखी है, तब यहाँ पर जो लिक्विड बेस मेकअप होता है उसके बजाय हमें ऑयल बेस मेकअप का यूज करना चाहिए, तो वो अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डार्कर फाउंडेशन ऑन द नोज एंड लाइटर फाउंडेशन ऑन द चीक एट द साइड्स ऑफ द नोज इज करेक्टिव मेकअप फॉर यानी नाक पर डार्कर फाउंडेशन और नाक के किनारों पर, गालों पर हल्का फाउंडेशन किसके लिए एक सुधारक मेकअप है? ऑप्शन है आपके चपटी नाक वालों के लिए, या फिर छोटी नाक यानी स्मॉल नोज के लिए, या फिर चौड़ी नाक, या फिर बड़ी नाक के लिए। तो किसका एक सुधारक है यहाँ पर? ये बड़ी नाक जिनकी है उनके लिए है कि नाक पर डार्कर फाउंडेशन और नाक के किनारों पर, गालों पर हल्का फाउंडेशन लगाने से जो जिनकी एक्सट्रीम मतलब बड़ी नाक है वो आपकी मीडियम दिखने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन लाइटनिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू फॉरगेट द टी जोन, यानी व्हाट इज़ द टी जोन, यानी जब हाईलाइटिंग महत्वपूर्ण होता है तो टी जोन को नहीं भूलना चाहिए, और यह टी जोन क्या है? ठीक है, आफ्टर मेकअप आप क्या करते हैं? लाइटनिंग करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं ना, तो हाईलाइटिंग के लिए हमें टी जोन लगाना चाहिए, टी जोन में ब्रश को चलाना चाहिए। तो ये टी जोन कहाँ पर रहता है, कहाँ कैसे चलाते हैं? ऑप्शन है आपके फोरहेड, नोज एंड चिन, यानी ललाट, नाक और ठोड़ी पर, या फिर आईब्रोज, नोज एंड नेक, भौं, नाक और गर्दन पर, या फिर फोरहेड टू चिन एंड ईयर टू ईयर, यानी तलाट से ठोड़ी और कान से कान तक, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो टी जोन है उसमें ब्रश को कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? फोरहेड, नोज एंड चिन, यानी ललाट, नाक और ठोड़ी पर चलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसी को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, फोरहेड को नाक पे और ये ठोड़ी पर, इस पे हाइलाइटर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द टर्म योगा इज सेड टू मीन्स, यानी योगा शब्द का अर्थ होता है, योगा शब्द का अर्थ क्या है? द यूनियन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का मिलन। द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, यानी संवाद और जागरूकता में मन, शरीर और आत्मा का मिलन। या फिर द यूनियन ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी, मन, आत्मा और शरीर का मिलन। या फिर द यूनियन ऑफ माइंड एंड फूड, मन और भोजन का मिलन। तो योग शब्द का यहाँ पर सही अर्थ क्या होता है? ये है आपका संवाद और जागरूकता में मन, शरीर और आत्मा का मिलन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देयर आर 3 इंटरनल लॉक्स और बंधास, जिसे बंध कहते हैं, एम्प्लॉयड इन योगा। इफ़ यू आर एंगेजिंग मूला बंध, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी आर योनि लॉकिंग, यानी योग में 3 आंतरिक तालों या बंध का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप मूल बंध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शरीर के किस हिस्से को लॉक कर रहे हैं? तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस आपको बन जा रहे हैं ना। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? योग में कितने टोटल बंध होते हैं? टोटल आपके 3 जो है बंध होते हैं। ठीक है, 3 बंध होते हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। और मूल बंध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शरीर के किस हिस्से को लॉक कर रहे हैं? ऑप्शन है आपके ठोड़ी को, या फिर पेट संबंधी, या फिर पेल्विक फ्लोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस हिस्से को हम कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं ये मूल बंध से? यहाँ पर द पेल्विक फ्लोर को लॉक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ दीज आर योगा बंधास, यानी इनमें से कौन से योगा बंध हैं? कौन सा योगा बंध है? मूला बंध,
उद्याना बंध या फिर जालंधर बंध या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अभी मैंने बताया योग में 3 मूल बंध होते हैं, तो ये 3 मूल बंध क्या हैं? मूल बंध, उद्यान बंध या फिर और जालंधर बंध, ये तीनों ही क्या हैं? योग के बंध हैं। इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉट इज़ अनदर वर्ड फॉर मेडिटेशन, यानी ध्यान के लिए किस अन्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान के लिए यहाँ पर ध्यान को ही अनदर शब्द क्या है? सिर्फ ध्यान ही होता है, मेडिटेशन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज़ द हाईएस्ट चक्र, यानी सबसे उच्चतम चक्र क्या है? सबसे उच्चतम चक्र क्या है? ऑप्शन है आपके जड़ या आधार, सिर, गला यानी थ्रोट या फिर हार्ट। तो सबसे उच्चतम चक्र की बात करें तो क्राउन जो है वो सबसे उच्चतम चक्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए चक्र कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के चक्र टोटल होते हैं, चक्र को ही ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, चक्र ही क्या कहते हैं? ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। तो ये चक्र टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के चक्र होते हैं। ठीक है, टोटल कितने चक्र हैं? 7 प्रकार के चक्र हैं। अगर ये 7 प्रकार के चक्र आपको प्रीवियस क्लास में बताए गए हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ। 7 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार्थ चक्र है। ठीक है, तो ये टोटल 7 चक्र है। आप इसको अच्छे से सुनिए और इसको अपने कॉपी पे नोट भी करिए, हालांकि मैंने प्रीवियस क्लास में इसको लिख कर भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका सबसे उच्चतम चक्र कौन है? क्राउन यानी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कवर अप अ पिम्पल यू शुड चूज़, यानी यदि आप मुहासे को छुपाने की कोशिश करते हैं तो आपको चुनना चाहिए। क्या चुनना चाहिए? अ कंसीलर विथ ग्रीन इन इट, यानी इसमें हरे रंग के साथ कंसीलर का यूज करते हैं पिंपल को छिपाने के लिए, या फिर सेपरेट डार्कर बेस फॉर द एरिया, यानी उस क्षेत्र के लिए एक अलग गहरे रंग का बेस तैयार करते हैं, या फिर लिक्विड कंसीलर का यूज करते हैं, या फिर वन शुड नॉट कवर पिंपल एट ऑल, यानी मुहासे को ढकना ही नहीं चाहिए। तो यदि आपके चेहरे पर मुहासे हो गए, आपको किसी पार्टी में अर्जेंट जाना है, तो आप उसको किस तरह से किस कंसीलर का यूज करके उसको ढकेंगे? कंसीलर का यूज किस लिए किया जाता है? डार्कर एरिया को छिपाने के लिए, है ना। और अगर इन केस आपके फेस पर पिंपल्स वगैरह हैं तो उनको ढकने के लिए भी कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अ कंसीलर विथ ग्रीन इन इट, यानी इसमें गहरे रंग के साथ कंसीलर का यूज करके मुहासे को छुपाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपका सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फाउंडेशन शुड यू यूज़ फॉर फिल्म और फोटोग्राफी, यानी फिल्म या फोटोग्राफी के लिए आपको किस तरह के फाउंडेशन का उपयोग करना चाहिए? यानी कोई व्यक्ति अगर फिल्म फोटोग्राफी शूट करवा रहा है तो उस व्यक्ति के ऊपर किस तरह के फाउंडेशन को अप्लाई करना चाहिए? ऑप्शन है आपके लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन या फिर डुअल फिनिश फाउंडेशन या फिर सॉलिड फाउंडेशन। तो किस फाउंडेशन का यूज करना ज़्यादा उपयुक्त होता है? जिस व्यक्ति को कैमरे के सामने जाना है तो क्रीम फाउंडेशन का युक्त, तो ये आपका फ़ोटो में अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट ब्रशेस फॉर शेडिंग एंड हाईलाइटिंग, यानी शेडिंग और हाईलाइटिंग के लिए सबसे अच्छा ब्रश है। ठीक है, ब्रश भी आपके कई टाइप के होते हैं, तो शेडिंग और हाईलाइटिंग के लिए किस ब्रश को चुनना ज़्यादा बेहतर होता है? ब्लश ब्रश एंड स्मॉल फैन ब्रश, या फिर क्रीज ब्रश एंड लार्ज फैन ब्रश, या फिर एंगल ब्लश ब्रश, या फिर कंसीलर ब्रश, या फिर एंगल ब्लश ब्रश, या फिर लार्जर फैन ब्रश। ठीक है, तो ऑप्शन आप ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। और शेडिंग और हाईलाइटिंग के लिए सबसे अच्छा ब्रश यहाँ पर कौन सा माना जाता है? एंगल ब्लश ब्रश एंड लार्ज फैन ब्रश, ये आपका सबसे बेहतर होता है शेडिंग और हाईलाइटिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाउ मैनी कंपोनेंट आर देयर टू गेटिंग द क्लासिक आईब्रोज, यानी क्लासिक आईब्रोज प्राप्त करने के लिए कितने घटकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 8 घटक यानी 8 एलिमेंट्स या कंपोनेंट कह सकते हैं का यूज किया जाता है। और आईब्रो, टाइप्स ऑफ आईब्रो कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ आईब्रो कई होती हैं, जैसे छोटी आईब्रो, छोटी और मोटी आईब्रो, लंबी आईब्रो, कोन आईब्रो, ठीक है, उठी हुई आईब्रो। तो इस तरह की कई सारी आईब्रोज होती हैं। तो ये इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। गोल आईब्रो, ठीक है। तो टोटल यहाँ कंपोनेंट की अगर पूछे आईब्रो, क्लासिक आईब्रो की, तो यहाँ पर 8 कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेसिक आईलाइनर शेप्स दैट आर बेस्ट यूज्ड फॉर बिगिनर्स, यानी बिगिनर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ बेसिक आईलाइनर कौन है। ऑप्शन है आपके द स्ट्रेट आईलाइनर, या फिर नेचुरल आईलाइनर जिसे प्राकृतिक आईलाइनर कहते हैं, या बोथ द स्ट्रेट आईलाइनर एंड द नेचुरल आईलाइनर, स्ट्रेट और नेचुरल आईलाइनर दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिगिनर्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ बेसिक आईलाइनर कौन सा है इनमें से, ये है स्ट्रेट आईलाइनर और नेचुरल आईलाइनर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पोर्शन ऑफ द हेयर इज केमिकल वेव सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर, यानी बालों के किस हिस्से में केमिकल वेव सॉल्यूशन तेजी से अवशोषित होता है। ऑप्शन है आपके एट क्राउन, या फिर एट स्कैल्प खोपड़ी पर, या फिर वेयर हेयर पोरोसिटी इज ग्रेटेस्ट, यानी जहां बालों का क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, या फिर वेयर हेयर डेंसिटी इज ग्रेटेस्ट, यानी जहां बालों का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो बालों के किस हिस्से में केमिकल वेव सॉल्यूशन तेजी से अवशोषित होता है, ये आपका वेयर हेयर पोरोसिटी इज ग्रेटेस्ट, जहाँ पर बालों के क्या होते हैं, छिद्र सबसे बड़े होते हैं। पोरोसिटी ऑफ हेयर, जैसे रोम छिद्र होते हैं उसी तरह बालों में, सर में भी छिद्र होते हैं, तो वहाँ पर जो है केमिकल वेव सॉल्यूशन तेजी से अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर गिविंग अ केमिकल द हेयर शुड बी, यानी केमिकल वेव से देने से पहले बाल को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बाल को, कैसा होना चाहिए बाल को, स्लाइटली डैम्प्ड, यानी थोड़ा भीगा हुआ होना चाहिए, ब्रश्ड वाइगर्सली, यानी अच्छे तरीके से ब्रश किया हुआ होना चाहिए, या फिर गिव क्रीम रिंस, यानी एक क्रीम से धोया हुआ होना चाहिए, एनालाइज्ड एंड शैम्पू, यानी विश्लेषण और शैम्पू किया होना चाहिए। तो केमिकल वेव देने से पहले बाल को होना चाहिए कैसा, एनालाइज्ड एंड शैम्पूड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। To add strength and body to damaged hair, it is advisable to give, यानी क्षतिग्रस्त बालों को मजबूत करने और नया बनाने के लिए यह सलाह दी जाती है कि, ऑप्शन है आपके मसाज ट्रीटमेंट, हेयर एनालिसिस, परमानेंट वेव, या फिर कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। तो बालों को क्षतिग्रस्त बालों को मजबूत करने और नया बनाने के लिए क्या दी जाती है, कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड टू स्टीदर क्लाइंट हेयर, यानी क्लाइंट के बालों को फिसलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके रेजर, जिसे उस्तरा कहते हैं, सीयर्स यानी कैंची, क्लिपर्स यानी कतरनी, या फिर थिनिंग शेयर्स पतली कैंची का। तो क्लाइंट के बालों को फिसलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कैंची का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कैंची के माध्यम से क्लाइंट के बालों को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Why it is necessary to use a conditioner filler during a chemical relaxer retouch service, यानी केमिकल रिलैक्सर रीटच सेवा के दौरान कंडीशनर फिलर का उपयोग करना क्यों आवश्यक होता है। ऑप्शन है आपके कोट्स एंड स्कैल्स द रिलैक्सर इनटू द हेयर, यानी बालों में रिलैक्सर को कोट और सील करता है। ऑप्शन बी है आपका अलाउज डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रिलैक्सर इनटू द हेयर साल्ट, यानी हेयर शाफ्ट है ये, हेयर शाफ्ट में रिलैक्सर को गहरे जाने देता है। या फिर हेल्प सेवन द पोरोसिटी, यानी यहाँ तक कि छिद्र बनाने में भी मदद करते हैं। या फिर इंक्रीज न्यूट्रलाइजिंग टाइम, यानी न्यूट्रलाइजिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यानी केमिकल रिलैक्सर रीटच सेवा के दौरान कंडीशनर फिलर का उपयोग करना आवश्यक होता है, जिससे हेल्प्स इवन पोरोसिटी
यहाँ तक कि बालों में छिद्र बनाने का भी ये कार्य करता है। केमिकल रिलैक्सर रिटच सेवा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये हमारा लास्ट सवाल है। where contraindications are established that require medical approval, what is the procedure। यानी विरोधाभास दिखाई देता है, जब विरोधाभास दिखाई देता है वहाँ चिकित्सा के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। यानी आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, आपके पार्लर में, और उसको कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस है, उसके स्किन में पिंपल्स हो जाते हैं और वो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहा है और वो आपके पास इंस्टेंट आता है और उसको किसी पार्टी में जाना है, देन उसको मेकअप करवाना है आपसे या फिर आपसे क्या फेशियल वगैरह करवाना है, फेशियल ब्लीचिंग करवाना है, तो उसकी सेंसिटिवनेस को देखकर आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ऑप्शन से आपके थेरेपिस्ट राइट्स टू डॉक्टर फॉर परमिशन, यानी चिकित्सा अनुमति के लिए डॉक्टर को लिखते हैं, या फिर थेरेपिस्ट राइट्स टू डॉक्टर फॉर अप्रूवल, यानी चिकित्सा अनुमोदक के लिए डॉक्टर को लिखते हैं, या फिर थेरेपिस्ट फोन्स डॉक्टर टू आस्क इफ इट इज़ ओके टू मसाज पेशेंट, यानी चिकित्सक फ़ोन कर डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या रोगी की मालिश करना ठीक है, या फिर क्लाइंट आस्क डॉक्टर इफ़ देयर इज़ एनी रीज़न वाई दे कैन नॉट रिसीव मसाज, यानी क्लाइंट डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई कारण है उनकी मालिश नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर सब क्या करना चाहिए, क्लाइंट को डॉक्टर से कंफर्म, क्योंकि जो पार्लर है जिनका, उनको क्या मतलब है, उनको नहीं पता है कि आप उन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या फिर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना। तो ये काम किसको करना चाहिए, क्लाइंट को खुद ही अपने डॉक्टर से परमिशन लेनी चाहिए। अगर वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसको उससे परमिशन लेकर तब पार्लर में जाना चाहिए और किसी तरह के अपने फेस पर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, फेशियल या मसाज कुछ भी करवाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो क्रीम या फिर जो भी ब्लीचिंग एलिमेंट होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो क्या करेंगे, आपको स्किन को इफ़ेक्ट करेंगे, आपकी स्किन को हानि पहुंचाएंगे, जो कि आपके लिए नुकसानदायक और पीड़ादायक भी होगा। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लाइंट आस्क डॉक्टर इफ़ देयर इज़ एनी रीज़न वाई दे कैन नॉट रिसीव मसाज। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।